तो चलिए आज शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल को। तो मध्य पाषाण काल की जैसे कि हम बातें आपको बता रहे थे कि इससे पहले कि मध्य पाषाण काल की जो शुरुआत होती है वो तकरीबन हमने देखा था कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास जो इसकी शुरुआत होती थी। ठीक है, तो 8000 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है और ये तकरीबन माना जाता है कि 4000 ईसा पूर्व तक जो है ये चली। खास बात क्या थी मध्य पाषाण काल की? मध्य पाषाण काल की जो देखोगे जब इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत में एक वैज्ञानिक थे या फिर कह लिए एक इतिहासकार थे जिन्होंने जो है क्या किया कि इसकी सबसे पहले जानकारी मिली उन्हीं को, उनके ज़रिए जानकारी प्राप्त हुई लोगों को। जैसे कि वो जो विंध्य क्षेत्र है आपका, कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र में। तो विंध्य क्षेत्र में जो विद्वान थे उनका नाम था, आपको बताऊं कि सीएल कार्लाइल नाम था उनका। और सीएल कार्लाइल ने जो है 1857 में, ठीक है, सीएल कार्लाइल ने 1857 में एक खनन काम करवाया विंध्य क्षेत्र में। और वहाँ से उनको देखोगे तो क्या प्राप्त हुआ? पत्थर के उपकरण तो मिले ही, जैसे हमेशा मिलते थे पाषाण काल में, उसी तरह से पत्थर के उपकरण मिले। और ये उपकरण उन पत्थर के उपकरणों से अलग थे जैसा अब तक मिलते आ रहे थे। जैसे कि पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे उनसे अलग थे। उनसे अलग कैसे थे? क्योंकि ये पत्थर जो थे वो बहुत ही सूक्ष्म उपकरण थे, सूक्ष्म उपकरण थे। ठीक है, सूक्ष्म उपकरण थे ये पत्थर के। इन्हीं सूक्ष्म उपकरणों के कारण ही जो है, मतलब ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाए गए उपकरण थे। इनकी जो मैक्सिमम लंबाई बताई जाती है, मैक्सिमम 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लंबाई देखी गई। खास बात ये थी कि इन्हीं उपकरणों के नाम पर ही इसको नाम दिया गया, जो इंग्लिश में इसको हम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ भी इसको कहते हैं। माइक्रोलिथ एरा भी इसको कह देते हैं इसी के आधार पर। तो पहली बार जो इसकी बातचीत हुई या इसकी एक अलग तरीके से जो इसकी खुदाई हुई और इसको एक अलग रूप में मध्य पाषाण काल की जान पहचान हुई हम लोग इससे रूबरू हुए कि मध्य पाषाण काल है। नहीं तो इससे पहले क्या था कि पाषाण काल को एक साथ देखा जाता था। फिर धीरे धीरे जो है उसमें कैटेगरीज बनती चली गई और उसी तरह से 1857 में जब ये उपकरण मिले, सूक्ष्म उपकरण विंध्य क्षेत्र में सीएल कार्लाइल के जरिए, तो इसको एक नाम अलग से एक कैटेगरी दी गई और उसको कहा गया मध्य पाषाण काल कहा गया। अब इसमें खास बात यह है कि मध्य पाषाण काल के अगर हम जब औजारों की बात करें तो कौन कौन से औजार थे? तो जैसे कि हम देख रहे थे अभी इससे पहले जब हमने पूरा पाषाण काल को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि बहुत तरह के जो है उपकरणों में जो था, जैसे क्या था, वो लोग ब्लेड का प्रयोग, उसमें भी हम लोग ब्लेड का प्रयोग देखते थे। पूरा पाषाण काल के अंतिम में जब आप देखा आपने कि मध्य पूरा पाषाण काल और जो उच्च पूरा पाषाण काल में भी ब्लेड का प्रयोग वहाँ भी अनवरत रूप से जारी रहा। और इसके बाद ये जो ब्लेड है वो यहाँ भी आई, मध्य पाषाण काल में भी आ गई, वो ब्लेड देखने को यहाँ भी मिली। तो ब्लेड थी। दूसरी बात आप देखोगे तो एक था तिकोनी, जो है तिकोनी त्रिभुज कह ले, ठीक है, तिकोनी त्रिभुज, या इसको जो है अलग से नाम दिया जाता है कि त्रिभुजीय त्रिकोण भी कह सकते हो ना, ठीक है, कि तीन भुजे या निकोले जो है त्रिकोण, या फिर इसको क्या कह लें, कह लो कि नुकीले त्रिकोण, मतलब ये त्रिभुज जैसी संरचना थी, नुकीले त्रिकोण। इसी तरह से जो मिला नौचंद्राकर, ठीक है, नौचंद्राकर, इस तरह के जो उपकरण थे वो इसमें देखने को मिलते हैं। इसी तरह से एक उपकरण इसमें था क्रोड, ठीक है। तो ये 3-4 उपकरण जो इसके खास उपकरण हैं, जिसकी बहुत सारे उपकरण मिले जिसमें से आपको जानने की जो ज़रूरत है, जो खास हैं, जैसे ब्लेड है, तिकोनी नुकीले त्रिकोण है, त्रिभुज को हटाई दो, नुकीले त्रिकोण है, नौचंद्राकर है, क्रोड है, ये सारे उपकरण इसमें मिले। अब इन सारे नामों को देख करके आपको एक चीज़ कॉमन लगी, जैसे इसमें त्रिकोण, मतलब कि ये जाहिर सी बात है त्रिभुजी संरचना कोई रही होगी। चंद्राकार यानी कि चंद्रमा के आकार की कोई संरचना रही होगी। इसी तरह से ब्लेड थी, ठीक है, ब्लेड का मतलब है इस तरह से कोई संरचना होगी जिसमें जो है ये वाला जो सिरा होगा वो धारदार रहा होगा। जाहिर सी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये सब इसमें एक कॉमन बात है कि ये सभी किस तरह की संरचना दिख रही हैं? ज्यामितीय संरचनाएं दिख रही हैं। किस तरह की? ज्यामितीय संरचनाएं दिख रही हैं, ठीक है। तो जो इनके उपकरणों को इन लोगों ने बनाया उसमें खासियत ये थी कि वो ज्यामितीय संरचना से युक्त थे उपकरण, ठीक है। तो ये सारे उपकरण इसमें याद रखने की जरूरत है। अब खास बात इसमें जो है वो ये देखना है कि जो ये इनके उपकरण थे उसको बनाने के लिए इन्होंने किन पत्थरों का प्रयोग किया। जैसे क्या था, आपने इससे पहले देखा, जब आपने देखा था कौन से आपने अभी इससे पहले देखा था कि जो है कौन सा प्रयोग था, जैसे उच्च पूरा पाषाण काल में जब आपने देखा था तो उसमें बहुत सारे पत्थरों का, जैसे क्वार्टजाइट का प्रयोग किया गया, एकदम शुरुआती दौर पर क्वार्टजाइट का प्रयोग किया गया। बाद में देखोगे जब मध्यपुरा पाषाण काल आपने देखा था, मध्यपुरा पाषाण काल में आपने देखा था तो कौन कौन से पत्थर थे, उन्होंने फ्लिंट का प्रयोग किया था,
फ्लिंट का, चर्ट का उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। उन्होंने किसका, जैस्पर का प्रयोग किया था, ठीक है, और यही फिर प्रयोग जो है उच्च पूरा पाषाण काल में भी जारी रहा। इसमें क्या हुआ कि ये तीनों तो जारी रहा, ये तीनों इसमें भी जारी रहा, लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ नए जुड़ गए, कुछ नए जो जुड़े उसमें से आप देखेंगे तो कौन से थे। एक तो एगेट जुड़ा, क्या नाम था, एगेट। एगेट के बाद आप देखोगे तो एक स्फटिक जुड़ा, एक स्फटिक जुड़ा, और एक देखोगे तो कैल्सीनॉडी जुड़ा, ठीक है, कैल्सीनाडी। तो कैल्सीनाडी नहीं, कैल्सीडोनी, कैल्सीडोनी, क्या है ये, कैल्सीडोनी। तो कैल्सीडोनी, एगेट, स्फटिक, फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर, ये सारे चीज़ों के जो है इनके उपकरण जो होते थे, इससे ये लोग क्या बनाते थे, उपकरण बनाते थे अपने, या फिर अपने औजारों को जो है इसी के ज़रिए वो लोग बनाते थे। इसके साथ साथ ये आप देखेंगे जो इनके उपकरणों या इनके औजारों को बनाने की जो प्रक्रिया थी, ये सारे चीज़ तो थे उसमें, इसके साथ ही साथ क्या था, जो पशु थे, जो पशुओं के जब ये शिकार करते थे तो उनसे इनको क्या प्राप्त होती थी, इससे इनको हड्डियाँ मिलती थी, ठीक है। तो हड्डियाँ, और उन पशुओं की हड्डियों के इन पशुओं की हड्डियों के साथ अलावा जो देखोगे तो हड्डियों के साथ साथ जो सींग वगैरह पशुओं की थी, उन सींगों से भी कुछ उपकरण प्राप्त होते हैं। तो हड्डियां और उनके सींगों से भी इन्होंने उपकरणों को बनाया। कौन कौन से उपकरण थे, हमने आपको बताया, ब्लेड था, क्रोड था, ठीक है, ब्लेड था, क्रोड था, इसी तरह से आपका कौन सा उपकरण था जो हमने आपको बताया चारों, वो सारे उपकरण जो है इसी के बने हुए होते थे, ठीक है, नौचंद्राकार, त्रिकोण, वो सब, ठीक है। तो ये सब याद रखने की जो इसमें से मेन बात है कि जैसे ब्लेड, क्रोड, नौचंद्राकार है, त्रिकोण थे, उपकरण थे, और बनाया किसका था, ये इंपॉर्टेंट है कि फ्लिंट, चार्ट और इन जैसे पत्थरों का प्रयोग, स्फटिक वगैरह का प्रयोग ये लोग करते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जो मनुष्य है वो सबसे पहली बार जो आया वो अफ्रीका में आया, और जो सबसे पहला मानव कंकाल भारत में जो मिलता है वो कब मिलता है, इसी मध्य पाषाण काल से ही मिलता है। इससे पहले का भारत में कंकाल का स्रोत नहीं है, कंकाल का साक्ष्य नहीं है। हम लोग जो है जो चीज़ें भी पढ़ते हैं उसका अनुमान लगाते हैं उनके द्वारा प्रयुक्त की गई वस्तुओं से, उनके उपकरणों से, उनकी जो है सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर हम यकीन अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि ये होंगी। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ये मध्य पाषाण काल है, इसमें आप देखोगे कि जो कौन कौन से स्थल हैं भारत में। तो भारत में स्थल अगर बात करें, ठीक है, तो भारत में जब हम स्थलों की बात करेंगे तो सबसे पहले तो राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं और वहीं से शुरू करते हैं कि कौन कौन से स्थल थे। तो राजस्थान में एक नदी है, पचपद्र नदी है, ठीक है। पचपद्र नदी जो है वो बेसिकली उसी की नदी घाटी में एक जगह पड़ती है और वो है तिलवारा। तो तिलवारा में देखोगे तो राजस्थान में अगर देखोगे तो राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में तिलवारा। तिलवारा कहाँ पर है, पचपद्र नदी घाटी में है, ये ना भी याद हो लेकिन तिलवारा आपको याद रखने की ज़रूरत है कि तिलवारा में, और तिलवारा में देखोगे तो 2 चरण में पाई गई है। तिलवारा में 2 सांस्कृतिक चरण मिलते हैं। कितने चरण हैं, 2 सांस्कृतिक चरण हैं। 2 सांस्कृतिक चरण का मतलब क्या है कि 2 चरणों, मतलब 2 चरण, 2 विकास के 2 चरण देखे जाते हैं यहाँ पे, जो ये मध्य पाषाणकालीन मनुष्य था उसके, जिसमें पहले चरण में वो क्या था कि उसने जो है जैसे वो सूक्ष्म औजारों का प्रयोग कर रहा था, तो सूक्ष्म औजारों का तो वो प्रयोग कर ही रहा था, लेकिन वो पहला चरण था उसका कि उसने सूक्ष्म औजारों का प्रयोग किया। अंतिम चरण जब आई, अंतिम चरण का मतलब जब ये मध्य पाषाण काल जब समाप्त होने लगा और जब नव पाषाण काल की शुरुआत हुई, तो उस दौरान इसने क्या किया कि उस दौरान देखोगे तो उससे मतलब नव पाषाण के शुरू होने से पहले ही यहाँ का जो मानव था, मध्य पाषाण काल का मानव, अपने अंतिम चरण में मृदभांडों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। सॉरी। और ये जो मृदभांड थे वो चाक पर निर्मित थे, ठीक है, चाक पर निर्मित मृदभांड थे, ठीक है। अब इसकी खास बात यह है कि राजस्थान में एक तो ये जगह हो गई तिलवारा, इतना इसमें याद रखना है कि तिलवारा। दूसरी जगह जो देखोगे तो राजस्थान में ही है, और वो जो वो आपका जो भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है राजस्थान में, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और भीलवाड़ा के क्षेत्र में जो जगह है वो कौन सी है, बागोर है, बागोर है। बागोर की हम देखोगे नौ पाषाण काल में भी पढ़ेंगे, नौ पाषाण काल में पढ़ेंगे कि ये पशुपालन यहाँ पे सबसे पुरानी संस्कृति है पशुपालन की। फिलहाल बागौर में जो ये मध्य पाषाण कालीन मनुष्य था वो भीलवाड़ा क्षेत्र, और बागौर को खास कर से कभी कोई पूछता है कि बागौर, अभी तक बहुत कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो पूरा स्थल है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो बागौर का ध्यान लीजिए कि बागौर जो है वो कोठारी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। कोटारी या फिर कोठारी नदी जो है उसी के तट पर है, तो कोठारी नदी घाटी में ये है,
और इसमें भी आप जानोगे जबकि कोठारी नदी जो है वो कोठारी नदी जो बनास नदी जो राजस्थान की है, बनास नदी, उसी बनास नदी की जो है कोठारी नदी सहायक है। आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे बनास नदी को। कोठारी नदी बहुत अंदर की बात हो जाती है, फिलहाल कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर की आ जाती है। तो कोठारी नदी जो है वो बनास नदी की सहायक है। तो बागोर ऑप्शन में अगर कोठारी तो कोठारी पे पहले सही मारेंगे, अगर आप कोठारी नहीं तो बनास होगा जरूर। तो इन दोनों में से कोई भी होगा तो सही मारेंगे ही। तो ये बागोर है एक, ठीक है। तो भीलवाड़ा के क्षेत्र में एक बागोर आपका हो गया। एक राजस्थान में जो इसका अवशेष है मतलब पूरा स्थल है वो कौन सा है, तिलवारा है। तो आइए आगे आते हैं। राजस्थान के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान के अलावा गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में याद रखने का बहुत सिंपल सा स्रोत है, तरीका एक है। जैसे आपको चारों नदियों के नाम याद होंगे, कौन कौन सी गुजरात में नदियां हैं, नर्मदा है, नर्मदा के बाद मुख्य नदी है ये मतलब ताप्ती है, ताप्ती के बाद देखोगे माहे है, माही है, माही के अलावा देखोगे कौन सी है, साबरमती है, ठीक है। तो ये जो चारों नदियां हैं नर्मदा ताप्ती या तापी भी कहो, नर्मदा तापी माहे और साबरमती, इन्हीं की घाटियों में जो है ये सभ्यताएं यहाँ पर भी उभरी। और उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं याद रखना है, इसमें सिर्फ 2 याद रखिए। वो एक था अक्खज और एक आप याद रख लीजिए लंघनाज, ठीक है, अक्खज और लंघनाज। अब इसमें जाहिर सी बात है बलसाना, हीरपुर, बहुत सारे स्थल हैं तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक आप याद रखिए अक्खज और दूसरा याद रख लीजिए लंघनाज। नहीं तो और स्थलों को अगर बताएं तो हीरपुर भी इसमें पड़ता है, बलसाना भी यहीं पर पड़ता है। तो ये इसी के चारों स्थल हैं, ये हीरपुर, बलसाना, अक्खज, लंघनाज। लेकिन आपको याद रखना सबसे ज़्यादा लंघनाज को तो हर हाल में याद रखिए, क्योंकि लंघनाज इसलिए भी याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि लंघनाज से जो है लंघनाज से आप देखोगे तो 14 अवशेष प्राप्त हुए हैं। और वो अवशेष का मतलब वो 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं लंघनाज से, इसलिए लंघनाज बहुत फेमस स्थल हो जाता है मध्य पाषाण काल का, ठीक है। तो गुजरात में ये 3-4 जगह है, मतलब कि अक्खज और लंघनाज तो इम्पॉर्टेंट है, इसी को याद रखिए आप। हीरपुर, बलसाना भूल भी जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। गुजरात के बाद आप उत्तर प्रदेश तो छोड़ ही नहीं सकते, मतलब उत्तर प्रदेश को तो लेके ही चलना है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, यूपी में आपको एक नाम तो हमेशा याद रखना है, जैसे वो इलाहाबाद। हालांकि ये नाम अब इतिहास के पन्नों में रह गया, इसका नाम क्या हो गया अब है प्रयागराज। देखो किसका नाम बदलता है। तो ये प्रयागराज, ठीक है। अब ये प्रयागराज जो है वहाँ पे एक पड़ती है बेलन घाटी, मिर्ज़ापुर और उसी के तलहटी क्षेत्रों से सब लगी हुई है बेलन घाटी। तो बेलन घाटी का जो क्षेत्र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसकी दृष्टि से। तो इसमें जो देखोगे जो यूपी में जो स्थल मिलता है, जो अगर इलाहाबाद में, अगर प्रयागराज कह लीजिए आप लोगों को बुरा लग जाएगा, हाँ, तो प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में अगर देखेंगे जो स्थल है वो कौन सा स्थल है, एक तो चोपनी, वो क्या नाम है उसका, प्रयागराज के पास चोपनी मांडो, एक स्थल है चोपड़ी मांडो। और जो दूसरा स्थल आपका है वो कौन सा है, बहुत फेमस है, सराय नाहर राय। तो आपको एक ये याद रखना है कि चोपड़ी मांडो, और एक याद रखना है सराय नाहर राय, ठीक है। ये दोनों स्थल जो है ना इलाहाबाद और प्रतापगढ़ की सीमा से लगे हुए सब ऐसे स्थल हैं, चोपड़ी मांडो और सराय नाहर राय, ठीक है। ये 2 स्थल प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज जैसे भी याद रखें उससे याद रखें, बस याद रखें कि इलाहाबाद का नाम ही बदल करके प्रयागराज किया गया, ये मत भूलिएगा, वैसे ये भूलेंगे नहीं आप। तो चोपड़ी मांडो और सराय नाहर राय। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में एक जगह और है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में देखोगे तो वो जगह है महदहा, ठीक है। महदहा का जो स्थल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। महदहा का स्थल प्रतापगढ़ में है, महदहा। अभी हम इसमें आगे बताएंगे कि जब हम यही बता देते हैं महदहा का इंपॉर्टेंट क्यों है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो महदहा है आप देखोगे तो महदहा में 2 समाधियाँ मिली हैं, ठीक है, 2 समाधियाँ मिली हैं। और उस महदहा में जो समाधियाँ मिली हैं उसमें हमने देखा क्या किया है, जैसे ये समाधि अगर है तो उसमें क्या किया गया, अगर मान लीजिए मनुष्य को इस तरह से दफना दिया गया तो उसमें क्या किया गया, उसके साथ ही बहुत सारे सामान को रखा गया, जिसमें से हथियार मान लो जो रख दिया गया, उसमें उसको खाने के लिए भी कुछ एक चीज़ों को रख दिया गया, ऐसी कुछ चीज़ों को रखा गया। मतलब ये लोग धार्मिक वगैरह में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म वगैरह में। वो जाहिर सी बात हमको पता है कि नियंडरथल मानव भी करता था ये सब चीज़ों में विश्वास, तो ये भी करते थे, ठीक है। तो महदहा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से 2 समाधियाँ मिली हैं ऐसी, ठीक है।
जो इस ऐसी चीज़ों को दर्शाती हैं कि ये उनका धार्मिक और उसमें विश्वास था। तो ये भारत में अभी उत्तर प्रदेश के बाद अब आ जाइए सीधे कि मध्य प्रदेश में अगर देखें, मध्य प्रदेश में ऐसे याद रखिए कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्थल जो मध्य प्रदेश का है वो कौन सा, आदमगढ़ है, और भीमबेटका की गुफा है। और उसके अलावा देखोगे तो जबलपुर के निकट, जबलपुर के पास देखोगे तो 2 क्षेत्र ऐसे मिले हैं जिनका जब खनन किया गया तो उसको नाम दिया गया, क्या, जम्बू द्वीप नाम दिया गया। जम्बू द्वीप ये क्या है, 2 क्षेत्र नहीं बल्कि 2 क्या है, शैलाश्रय हैं, शैलाश्रय हैं, मतलब कि क्या है, पत्थर वगैरह की रहने वाली जो कंदरानुमा की जो प्राकृतिक संरचनाएं थी जिसमें इंसान आराम से छुप सकता था, रह सकता था। तो जम्बू द्वीप ये उन्होंने बनाया नहीं है, ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी जम्बू द्वीप। और कौन सा है, डेरोथी द्वीप इसको कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, जम्बू द्वीप और डेरोथी द्वीप। 2 शैलाश्रय हैं, एक का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है, दूसरे का नाम डेरोथी द्वीप रखा गया है। तो ये खास बात थी, जबलपुर के उसमें पास है ये जो है पंचमढ़ी। बेसिकली अगर इसको जबलपुर थोड़ा ज़्यादा सही नहीं है, इसमें अगर देखोगे तो पंचमढ़ी कर लो, पंचमढ़ी, सॉरी जबलपुर नहीं बल्कि पंचमढ़ी के पास है, ठीक है। और पंचमढ़ी के पास है, पंचमढ़ी कहाँ पर आपका है, जाहिर सी बात है पंचमढ़ी सतपुड़ा रेंज में पड़ती है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी वहीं पर है, सतपुड़ा रेंज में ये पड़ती है, और सतपुड़ा में ये है पंचमढ़ी, ठीक है। अब आ गया ये इसमें मतलब एक तो पंचमढ़ी हो गया, भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पर है, आदमगढ़ होशंगाबाद में पड़ता है, ठीक है। तो ये तीनों के बाद अब आगे आ जाइए कि साउथ में चलते हैं। साउथ में जब चलेंगे तो मतलब महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जब बात करोगे तो महाराष्ट्र में कहाँ पर भी, कोंकण तट में। कोंकण तट में आप देखोगे तो कोंकण तट में 2 प्रमुख स्थल हैं आपको जिनको याद रखना, बाकी आप सब भूल जाइए। एक तो आप याद रख लीजिए जलगढ़ को याद रखिए, कोंकण तट में जलगढ़ को याद रखिए, और एक याद रखिए आप कासुसोल को। किसको याद रखिए, जलगढ़ और कासुसोल को। बस 2 ही आपको इसमें पर्याप्त है, 2 इसमें यही प्रमुख स्थल हैं, कोंकण तट के 2 प्रमुख स्थल। कोंकण के बाद आप देखोगे कि अगर आंध्रा में आ जाइए, आंध्रा में भी कुछ इसके स्थल प्राप्त हुए हैं। आंध्रा में देखोगे तो एक तो आंध्रा में नागार्जुन कोंड आपको याद रख लीजिए, ठीक है, नागार्जुन कोंड। दूसरा देखोगे नागार्जुन कोंड, नागार्जुन कोंड। एक आप याद रख लीजिए गिद्दलूर, ठीक है, गिद्दलूर। और एक जो आपको याद रख लीजिए वो है गुंटेर, या फिर इसको नहीं गुंटेर नहीं, रेनी गुंटा है, सॉरी, ठीक है, गुंटेर नहीं, ये है नागार्जुन कोंड, गिद्दलूर और रेनीगुंटा है, ठीक है। नागार्जुन कोंड, गिद्दलूर और रेनीगुंटा, ये 3 स्थल हैं आंध्र प्रदेश के। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कौन सा है वो नागार्जुन कोंड है और रेनीगुंटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जलगढ़ कासुसोल मैंने 2 ही बताया, इसलिए यूपी का हर हाल में तीनों याद रखिए कि महदहा, और इसके साथ ही जो है ये दोनों आपने को और कौन बताया मैंने, चोपड़ी मांडो बताया था, और एक कौन सा बताया था, महदहा चोपड़ी मांडो, और एक कौन सा था तीसरा मैंने कौन सा बताया था, महदहा चोपड़ी मांडो और सराय नाहरराय, जिसमें से महदहा प्रतापगढ़ में था, ठीक है। ये सारे स्थल हो गए। इसके बाद एक लास्ट में आप देख लीजिए, एक कर्नाटक को भी कैसे छोड़ सकते हैं। कर्नाटक में देख लीजिए तो कर्नाटक में कौन सा है, एक तो सबसे प्रमुख इसका स्थल जो है जलाल हल्ली, ठीक है, एक ये है। एक इसका प्रमुख स्थल है संगनकल्लू, ठीक है, संगनकल्लू। और एक तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको बार बार आपका नाम बहुत चिरपरिचित नाम होगा, बेलगांव, ठीक है। ये 3 स्थल कर्नाटक के प्रमुख हैं जिसको याद रखने की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है संगनकल्लू को, ठीक है, संगनकल्लू। तो ये 3 स्थल हैं। तो ठीक है, इन सारी चीज़ों के स्थलों के बाद अगर हम देखें पुरातनिक जो भी स्थल हैं इसके पुरातन, उसको देखने के बाद अगर हम देखें अब इनकी अगर सामाजिक प्रणाली को देखें या जीवन शैली को अगर देखें, तो जीवन शैली में खास बात तो ये है, एक बात तो है कि अभी तक मानो ऐसा तो था नहीं कि बहुत बड़ा कुछ इसने कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया हो और खेती वगैरह कर लिया, अभी नहीं कर रहा था ये। हालांकि हाँ, विश्व में देखोगे वैश्विक इतिहास में जो ये 8000 ईसा पूर्व का समय है, कहीं कहीं पर आप देखोगे तो 9000 ईसा पूर्व के समय से ही खेती होना शुरू हो गई थी। लेकिन भारत में जो खेती के साक्ष्य मिलते हैं वो 7000 ईसा पूर्व के आसपास से मिलना शुरू होते हैं। तो ठीक है, अभी तो फिलहाल का मानव हम ये मान के चल रहे हैं कि मध्य पाषाणिक जो मानव है, जो हमारे यहाँ का जो साक्ष्य है, वो यही कहता है कि ये लोग कृषि अभी भी नहीं कर रहे थे, पशुपालन वगैरह नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी खास बात ये थी कि एक तो ये जो मृदभांड का जो प्रयोग करते थे, मृदभांड का जो प्रयोग कर रहे थे, जो ये लोग जैसे मान लीजिए बर्तन बनाए तो ये काले या लाल थे या फिर काले थे, और जिस पर क्या करते थे ये सफ़ेद रंग की क्या बनाते थे, लाइन बनाते थे।
तो ये लाइन जो होती थी वो किस रंग की होती थी, सफ़ेद रंग की लाइनों का प्रयोग ये लोग करते थे। इसके अलावा आप लोग अब देखें, अगर चित्रकारियों की बात करें, अगर चित्रकारी की अगर बात करें, चित्रकारी की बात करोगे तो भीमबेटका, ठीक है, और आदमगढ़, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, ठीक है, इन सब जगहों से, जैसे अभी यूपी में फिर देखोगे तो यूपी में ही सब बातें चल रही, यूपी में मतलब ये सारे दोनों तो यूपी में ही हैं। इसी के अलावा यूपी में एक इसी पास जगह है मुरहना, मुरहना की पहाड़ियाँ हैं, तो मुरहना पहाड़ी भी उसी में आती है। इन सब पहाड़ियों में देखोगे तो ऐसे में बहुत सारे गुफा चित्रों को पाया गया है, जिसमें से खास बात ये है कि इन जो चित्रों पर है, चित्रों पर देखोगे तो अधिकतर जो है क्या है, जानवरों के, अधिकतर क्या है, अधिकतर में देखोगे तो जानवरों के चित्रों को उकेरा गया है, जानवरों के चित्र, अधिकतर जो चित्र हैं जानवरों के चित्र हैं। साथ ही जो है मानवीय क्रियाकलापों के भी चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, मानवीय क्रियाकलापों के भी चित्र बनाए गए, जिसमें अलग अलग स्टेज में मानव का किस तरह से विकास, जैसे यौन संबंध से लेकर के बच्चों के जन्म, पालन पोषण, और साथ ही देखोगे उनको फिर अंत में समाधि में किस तरह से दफनाया जाता था, वो सारी चीज़ें हमने देखा है कि सराय नहर रहा है और महदहा से ये सारे साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखा, और ख़ास बात ये थी जो ये लोग जानवरों के जब चित्र बनाते थे, मान लीजिए जैसे चित्र बनाए तो इसके लिए जो ये आधार लाइन है, जो चित्र बनाने के लिए जो ये आधार लाइन का जो प्रयोग करें वो मोटी आधार लाइन होती थी, और बीच बीच में फिर देखोगे आड़ी तिरछी लाइनों से इसको भरा था, तो ये पतली लाइनों का इसमें प्रयोग होता था। और इसमें 4 तरह के रंगों का इन लोगों ने प्रयोग किया है, 4 रंगों का प्रयोग किया है, जिसमें से लाल है, लाल ये भी कह सकते हो गहरा लाल है, हरा है, इसी तरह से पीला रंग है, और इसी तरह से सफ़ेद रंग का इन लोगों ने प्रयोग किया है। तो ये 4 तरह के रंगों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से ये जो है मध्य पाषाण काल में ये सारी बातें हमने इसमें देख लिया। अब इसमें जितना इंपॉर्टेंट था लगभग हमने सारा कुछ कवर कर लिया है।